Good morning, students. Welcome to the e-classes. I am Sominder, science teacher. I welcome you in our e-classes. In previous class, we discussed about the question answers. In today's class, we discuss about the rest of the question answer. For that, first question is the distinguish between खरीफ and रबी crop with examples. हमें इसमें रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में एग्जाम्पल्स के साथ में डिफरेंस बताना है. तो हम बात करते हैं पहले रबी क्रॉप्स की. रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? दीज क्रॉप्स आर सोन इन विंटर सीजन. ये विंटर सीजन में बोई जाती हैं. और दूसरा क्या इसकी क्वालिटी है? देयर टाइम पीरियड इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मस्टर्ड, पी, ग्राम, व्हीट, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द रबी क्रॉप्स. सेम अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप की तो उसमें क्या फ़र्क है? दीज क्रॉप्स आर सोन इन द रेनी सीजन. ये कब बोई जाती हैं? रेनी सीजन में बोई जाती हैं. इनका टाइम पीरियड क्या होता है? देयर टाइम पीरियड इज़ फ्रॉम जून टू सितंबर. इनके एग्जांपल्स क्या हैं? मेज, पैडी, ग्राउंड नट, कॉटन एट्सेट्रा. क्वेश्चन सेकंड. बीरा वांट टू प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन in his field. Suggest a rabi crop and a kharif crop which will replenish his field with nitrogen. Which crop replenish nitrogen and why? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या बीरा जो है वो क्रॉप रोटेशन करना चाहता है अपने फील्ड में. उसको हमें उसको सुझाव देना है कि वो कौन सी रबी फसल बोए, उसके बाद कौन सी खरीफ फसल बोए, जिससे कि उसकी जो नाइट्रोजन कंटेंट है सोइल के अंदर वो रिप्लेनिश हो जाए. और कौन सी क्रॉप है जो रिप्लेनिश करेगी नाइट्रोजन कंटेंट्स को और कैसे? आंसर: रबी क्रॉप सच एज व्हीट एंड खरीफ क्रॉप्स such as maize and are grown alternately with leguminous plants like pea and or groundnut. The groundnut plant with nitrogen fixing bacteria enrich the soil with nutrients. Rotating different crops thus ensure a natural replenishment of nutrient. This is known as crop rotation. इसमें क्या बता रहा है कि अगर हम मान लो रबी में व्हीट क्रॉप बोते हैं या खरीफ में हम मेज बोते हैं तो हमें अल्टरनेटली उसके अपोजिट में क्या बोने हैं? कोई लेगुमिनस प्लांट्स बोने हैं, जैसे कि पी बो सकते हैं, ग्राउंड नट बो सकते हैं. तो अब जो ये प्लांट्स होते हैं, जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, इनकी जड़ों में आपको बताया गया जैसे कि बैक्टीरिया रिजाइड करता है. वो बैक्टीरिया जो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, वो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी बढ़ा देता है. और इस प्रकार रोटेशन से एक नेचुरल रिप्लेनिशमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की. और ये जो रोटेशन है इसी को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन. क्वेश्चन थर्ड. व्हाट आर ऑर्गेनिक फूड्स? ऑर्गेनिक फूड्स क्या होते हैं? द फूड क्रॉप which are produced without the use of chemicals such as fertilizer, pesticides and weedicides are called organic food. वो फूड जो कि बिना किसी केमिकल्स के यूज़ किए प्रोड्यूस करते हैं वो ऑर्गेनिक फूड कहलाते हैं. केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फर्टिलाइज़र हो गया या पेस्टिसाइड्स हो गए या वीडिसाइड्स हो गए. इनका यूज़ ना किया जाए तो ऐसे फूड को हम ऑर्गेनिक फूड कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. How do dead plants and animals contribute to replenishment of nutrient in soils? जो डेड प्लांट हैं या एनिमल हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने में? आंसर: डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डीकम्पोज्ड बाय सोइल ऑर्गेनिजम्स. जो डेड प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं ये डिकम्पोज कर दिए जाते हैं किसके द्वारा? सोइल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. द न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन देयर बॉडीज आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल. अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी भी किसी न किसी न्यूट्रिएंट से मिलके बनती है. तो वही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो उनकी डेड बॉडी के वो सोइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं and thus contribute to the replenishment of nutrients in the soil. इसी प्रकार वो सोइल को
रिप्लेनिश करने में, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन 5, वाई इज टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इम्पोर्टेंट? सॉइल का टर्निंग और लूजनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? आंसर, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इम्पोर्टेंट एज इट फैसिलिटेट ventilation in the soil and makes it suitable for the growth of microorganisms and other organisms like earthworm. They make the soil fertile by decomposing the remains of plants and animals. जो टर्निंग और लूजनिंग होती है सॉइल की, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ाया था, जब बताया था कि सॉइल प्रिपरेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इम्पोर्टेंट एज इट फैसिलिटेट वेंटिलेशन। जैसा कि हमने कहा था कि नरम कर देता है, एरिएशन बढ़ जाता है। तो एरिएशन बढ़ने से क्या होता है, माइक्रोब्स को प्रॉपर ग्रोथ मिल जाती है, और जैसे उसमें अर्थवार्म है या और माइक्रोब्स हैं, उनको प्रॉपर ग्रोथ होती है उनकी, और जिससे कि जो उनमें जो मटेरियल पड़ा है, जैसे डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके रिमेन्स हैं, वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, हाउ डज ए हाउ वर्क होय वर्क? तो जो होय है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। ए होय इज एन ट्रेडिशनल टूल। ए होय इज ए ट्रेडिशनल टूल यूज्ड फॉर वीडिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सोइल। ये जनरली एक टूल है जो कि वीडिंग के काम में भी आता है। वीडिंग समझते होंगे, वीडिंग यानी कि वीड्स को उखाड़ना, वीडिंग, एंड और लूजनिंग के काम भी आता है, मिट्टी को लूज करने के भी काम आता है। इट इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग वुडन और आयरन रोड। ये आयरन रोड भी हो सकती है या वुडन रोड हो सकती है। एट वन एंड ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट आयरन प्लेट इज फिक्स्ड विच वर्क लाइक ए ब्लेड through soil as animals put it from other ends. जनरली इसमें क्या है, एक लंबी रोड लाइक शेप होती है जो वुडन की हो सकती है या आयरन की भी हो सकती है। उसके पीछे एक आयरन का ब्लेड लगा होता है। जब एक एनिमल उसको आगे से खींचता है तो पीछे से उसको ब्लेड जो है वो सॉइल को खोदती हुई लाती है, जिसकी वजह से जो वीड्स होती हैं वो उखड़ जाती हैं और सॉइल जो है वो लूज हो जाती है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स। हमें इसमें क्या करना है, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जो सोइंग का, उसके वर्ड डिस्कस करता है। तो आंसर, द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स इज बाय यूजिंग ए फनल शेप्ड डिवाइस। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था उसमें हम क्या करते थे कि सोइंग कैसे करते थे, एक फनल शेप का डिवाइस बनाया था जो कि सो करने में मदद करता था। द सीड आर फील्ड इनटू द फनल एंड पास डाउन थ्रो 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। और वो 2 या 3 पाइप के हेल्प से वो नीचे ज़मीन में जाता था। These ends pierce into the soil and place seed there. ये सोइल में छेद करके वहाँ पर सीड को प्लेस कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लांट सैपलिंग्स आर केप्ट इन स्मॉल बैग्स इन ए नर्सरी, व्हाई? जो प्लांट की सैपलिंग्स हैं यानी कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, उनको हम एक नर्सरी में जो है स्मॉल बैग्स में रखते हैं, क्यों? आंसर, plantlets such as paddy are first grown in a nursery and kept in small bags. These are manually transplanted in the field. This technique is used for some forest plants and flowering plants. तो जनरली ये जो प्रैक्टिस है कब की जाती है, जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सीधे सीड से नहीं उगते, उनको लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसकी जिसको हम बोलते हैं प्योद तैयार करनी पड़ती है, प्लांटेशन करना पड़ता है। उनको पहले एक साथ बो देते हैं, जब वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको वहाँ से हटाकर अलग अलग प्लेस कर दिया जाता है खेत में। जैसे कि हम पैडी लगाते हैं या कि जिसको हम बोलते हैं धान लगाते हैं या चावल जो बोते हैं, वो पहले बीज बोकर एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद उनको अलग अलग करके खेत में लगाते हैं। तो ऐसे जो
प्लांट्स जो इस प्रकार से बोए जाते हैं या जो फ्रूट्स के प्लांट्स होते हैं तो नर्सरी में वो बैग्स में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। यह पूछ रहा है कि जो सोइल जो है वो कैसे अफेक्टेड हो जाती है बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड, यानी कि फील्ड में अगर हम लगातार फसल लेते जा रहे हैं तो वो सोइल को अफेक्ट करता है क्या, कैसे अफेक्ट करता है? आंसर, ए प्लांट ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन लार्जली फ्रॉम द ह्यूमस। तो जनरली जो प्लांट है वो अपने न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? ह्यूमस से गेन करता है। एंड द टॉप सॉइल, ह्यूमस और जो टॉप सॉइल है उससे गेन करता है। रिपीटेड फार्मिंग डिप्लीट्स सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस क्रॉप ग्रोथ बिकॉज द प्लांट यूज अप न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। बार बार हम इसको बोते हैं तो वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को की कमी करता है। डिप्लीटेड मतलब कमी करना, न्यूट्रिएंट्स की कमी कर देता है और वो प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रिड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। एज ए रिजल्ट द फर्दर क्रॉप्स ग्रोन इन सच सोइल हैव वीक प्लांट्स, जिसकी वजह से यदि ऐसी जगह में प्लांट या क्रॉप बोएंगे तो वो कैसे रहेंगे? कमज़ोर रहेंगे, वीक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज मैन्योर फॉर्म्ड बाय फार्मर्स? फार्मर मैन्योर कैसे बना सकते हैं? आंसर, फार्मर्स डंप द प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट in open area and allow it to decompose naturally by the action of microorganisms. This decomposed matter is added to the soil to make up for the deficiency of nutrients. अब फार्मर कैसे बनाता है? जो जनरली क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल का जो वेस्ट होता है वो एक ओपन एरिया में डंप करता जाता है और धीरे धीरे वो एक हीप में कन्वर्ट हो जाता है और उसको समय तक, काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहता है तो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है। नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको डीकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। वो जो डीकम्पोज मैटर होता है वो क्या करता है, जब हम उसको सोइल में डालते हैं तो वो डीकम्पोज मैटर ह्यूमस कंटेंट बनाता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम? वीड्स क्या होती है और हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो आंसर क्या रहेगा? वीड्स आर अनडिजायरेबल एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स। हम इसमें डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं क्या करने के, कंट्रोल करने के लिए। पहली बात तो ये होते क्या है, ऐसे बेकार पौधे या ऐसे पौधे जो कि हमने बोए नहीं थे और वो अपने आप ही उगाए हैं खेत के अंदर, उसको हम वीड्स कहते हैं। अब इनको कंट्रोल कैसे करते हैं? पहला मेथड है टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप। जब हम कोई भी फसल बोते हैं उससे पहले हमें उसको हल चलाना चाहिए, टिलिंग करनी चाहिए। उससे भी वीड्स जो होती है वो उखड़ अपरूट हो जाती है। अपरूट हो जाएगी तो वो सूख जाएगी, दोबारा डेवलप नहीं हो पाएगी। सेकंड है मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम बाय ट्रोवल और हैरो और सीड ड्रिल। हम क्या कर सकते हैं, उसको मैनुअली उसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे उखाड़ देना, अपरूट कर देना, या उनको हम काट देते हैं, या फिर हम उनको ट्रोवल या हैरो की मदद से उसको ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है बाय यूजिंग वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D। हम वीडीसाइड का यूज़ करके भी उन प्लांट्स को ख़त्म कर देते हैं। जैसा कि हमने जब चैप्टर के दौरान बताया था, वीडीसाइड्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स जो कि वीड्स को ख़त्म करने के लिए होते हैं और वो हमारी जो क्रॉप है उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वुड हैपन? What would happen if the fresh crop is stored without drying and why? क्या होगा यदि हम अपनी फ्रेश क्रॉप को लाकर सीधा स्टोर कर दें? तो
बिना उसको सुखाए, और क्यों? तो आंसर है इसका, फ्रेश ग्रेन हैव मॉइस्चर। जो हम निकालते हैं ग्रेन्स, उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होती है। इफ़ दे आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, यदि हमने उसको बिना सुखाए स्टोर कर दिया, दे विल गेट स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो सकते हैं। ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन की वजह से ख़राब हो सकते हैं। दे कैन इवन लूज देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, तो वो आगे जर्मिनेशन कैपेसिटी भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है कि उनको मॉइस्चर चाहिए डेवलप होने के लिए। यदि हमने सीड को अच्छे से ड्राई कर लिया है तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगने की संभावना होती है वो ना के बराबर हो जाती है। क्वेश्चन 13, नेम द प्रैक्टिस फॉलोड बाय लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। उसको हम क्या कहेंगे? लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ एनिमल क्या कहलाती है? एनिमल हस्बेंड्री। और व्हाट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू फार्म एनिमल्स, क्या क्या फैसिलिटी जो है फार्मर उनको देता है एनिमल्स को? क्या है? प्रॉपर फूड देता है, शेल्टर देता है, और उनकी केयर करता है फार्म के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, वी ऑल नीड फूड्स, हम सबको फूड चाहिए। हाउ डू वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री, और हम इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग हैं उनको कैसे फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं? आंसर, टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। तो लार्ज पॉपुलेशन को फूड कब मिलेगा? यदि लगातार प्रोडक्शन होती रहे, रेगुलर प्रोडक्शन होता रहे, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर हो। जैसे कि उसको प्रोडक्शन तो हो गई, अगर हमने उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया तो वो स्पॉइल हो सकता है। स्पॉइल होगा तो लार्ज पॉपुलेशन का रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है? इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इफ़ेक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचना भी चाहिए। तो ये 3 बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 15, हाउ आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो अलग अलग वैरायटी होती है हमारे कंट्री में, हमारे अलग अलग पार्ट्स में। कैसे? तो आंसर है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स ग्रोन अकॉर्डिंग टू द वेरिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन्स। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? वही कि क्योंकि क्लाइमेट एक जैसा नहीं है हमारे यहाँ पे, ना टेम्परेचर एक जैसा रहता है, और रेनफॉल भी अफेक्टेड रहती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो ये सभी जो फैक्टर हैं ये काम करते हैं मौसम प्रॉपर बनाने में। जो उसी मौसम की फसल उसी एक ही मौसम में होती है, दूसरे मौसम में वो फसल नहीं होती। जैसे यदि हम व्हीट को गर्मियों में बो देंगे तो उसकी प्रोडक्शन ना के बराबर होगी। इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रख के हम फसल बोते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 16, इफ़ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन। क्वेश्चन आ गया आपके जो अभी हम बता रहे थे, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? डिस्कस। अगर हमने खरीफ के में यानी कि गर्मियों में हमने गेहूं बो दिया तो क्या होगा? डिस्कस करो। आंसर, व्हीट डज नॉट रिक्वायर मच वाटर and higher temperature to grow and ripe. If sown in Kharif season, wheat seeds get destroyed due to excessive water. अब जनरली क्या है, खरीफ सीजन तो वो सीजन है जहाँ जब रेनी सीजन होता है, तो बरसात में तो गेहूं को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अगर पानी उसको ज़्यादा मिल गया तो वो ख़राब हो जाता है, डेवलप नहीं हो पाएगा। और उसका टेम्परेचर भी जो हमारे खरीफ का सीज़न का टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है, जबकि इसको कैसे चाहिए? ठंड होनी चाहिए। जब ये प्रोड्यूस हो रहा होता है, जब ये बढ़ रहा होता है, तो इसको कैसा चाहिए? इन्वायरमेंट, ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए। तो गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो प्रोडक्शन इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या ना के बराबर होगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज। यू हैव टू परफॉर्म दीज क्वेश्चंस इन यूर rough notebook. If anyone has the
workbook, they can write in the workbook. Thanks.